Good morning everyone. Today we will discuss about corporates as a bank. Basically इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि कुछ जो कॉर्पोरेट फील्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो खुद को धीरे धीरे करके बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व कर रही हैं। जैसे कोई कंपनी होगी उसकी अपना कोई प्रोडक्ट लाइन चल रही है, इसके अलावा वो बैंकिंग सेक्टर में भी घुस जाएगा। तो यानी इसका कॉन्टेक्स्ट हम समझ लेते हैं आज का। इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई का जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है दैट कॉन्स्टिट्यूटेड, उसने एक रिपोर्ट जारी की है किस पे, ओनरशिप गाइडलाइंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर द इंडियन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो जो आरबीआई का जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है आईडब्ल्यूजी है, उन्होंने एक गाइडलाइंस से रिलेटेड एक रिपोर्ट सबमिट की है जो कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के जो बैंक्स है प्राइवेट के उनके अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक हिस्ट्री देख लेते हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर जो होता है वो किसी भी इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उसके बिना कोई भी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती। इसके अलावा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो इंडिपेंडेंस के बाद कई बार चेंज हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें, when banks were owned by the private sector resulting in large concentration of the resources in the hands of a few business firms। अगर हम बात करें कि जो प्राइवेट सेक्टर जैसे ही बैंकिंग फील्ड में इन्वॉल्व हो जाता था किसी स्पेसिफिक जैसे बिजनेस फैमिलीज, फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम की अगर हम बात करें, अंबानीज, अदानीज, अगर हम इन लोग की बात करें तो इनके जो फैमिली है, रिलेटिव्स है, वो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यही देखा गया है कि जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन होता है, धीरे धीरे जो बड़ी फर्म्स हैं या बिजनेस फैमिलीज हैं उनके लोग धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व होने लगते हैं और वो एक दूसरे को हम बोल सकते हैं सस्ती रेट पे कैपिटल प्रोवाइड करने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू अचीव अ वाइडर स्प्रेड ऑफ बैंकिंग क्रेडिट, prevent its misuse, direct a large volume of credit flow to prioritize sectors and to make it an effective instrument of the economic development। देखो अब क्या हुआ था, जब जब जैसे ही 1968 और 69 में देखा गया कि जब जैसे ही बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो वहां से कुछ बड़े जो बड़ी कंपनीज थी, कॉर्पोरेट फील्ड की जो बड़ी फर्म्स थी, उनके हाथ में इंडिया का मोस्ट ऑफ द पैसा जाने लग गया। तो उस टाइम पे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का क्या मतलब होता है, 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया गया, यानी गवर्नमेंट के अंदर वापस ले लिया गया। गवर्नमेंट के अंदर वापस लेने का मतलब कि एक तरीके से गवर्नमेंट उनके जो डिसीजन मेकिंग पावर थी उनमें इन्वॉल्व हो गई। और फिर दोबारा 1980 में 6 और बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर लिया गया। तो विद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन अर्ली 90s, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही 1980 तक सारे जो मोस्टली बड़े बड़े बैंक्स उनका जैसे ही नेशनलाइजेशन हो गया, बट 1994-91 वाला जो एरा था उसमें क्या हुआ, 3 नई पॉलिसीज आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि लाइसेंसिंग और इन सारी पॉलिसीज को क्या कहते हैं बदलती थी। यानी पहले लाइसेंसिंग होती थी तो उसकी जगह अब लिबरलाइजेशन आ गया था। तो इस तरीके से जैसे ही लिबरलाइजेशन 1990s के आसपास आया तो जो इकोनॉमी थी उसको क्रेडिट की जरूरत थी। अब जैसे ही क्रेडिट की जरूरत थी तो गवर्नमेंट एट हिज ओन वो नीड्स कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, तो वहां पे प्राइवेट बैंक्स को दोबारा से इन्वॉल्व होना पड़ा, तो दोबारा प्राइवेटाइजेशन होने लग गया बैंक्स का। अब हम इस चीज को एक चार्ट की तरफ से समझते हैं। ये देखिए, ये चार्ट है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। 1950s में कितने कम बैंक्स इन्वॉल्व थे और 2020 में, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए 1950 में कितने कम बैंक्स इन्वॉल्व थे और 2020 तक आते आते कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसके अलावा कई बैंक्स होते हैं, जैसे कुछ हैं ओल्ड प्राइवेट प्लेयर्स है बैंकिंग सेक्टर में, कुछ पब्लिक सेक्टर में जो पब्लिक गवर्नमेंट के जो है वो अपने बैंक है, और अब कुछ नए नए इमर्ज हो रहे हैं। तो अब इनका क्या फंडा है कि जो नए इमर्ज हो रहे हैं ना उनकी जो इनकम है वो इतनी मतलब उनकी इनकम अभी, क्योंकि वो इतना ज्यादा इकोनॉमी में इन्वॉल्व नहीं हुए, तो वो ना इतनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा पा रहे हैं और ना वो इतने एक्सपेंसेस बेयर कर पा रहे हैं। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि उनके जो एक्सपेंसेस हो वो लो रहे, जबकि जो ओल्ड प्राइवेट प्लेयर्स और जो हमारे पब्लिक प्लेयर्स है वो आसपास एक ही उसके अराउंड घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई दोनों में अगर हम फर्क देखेंगे, सॉरी, तो हमें ज्यादा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बैंक की ग्रुप वाइज बात करें तो कैसे कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का प्राइवेट बैंक्स का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी की तरफ बढ़ा, हम वो इन सब में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, why was IWG constituted and what are its recommendations। अब जो IWG जैसे कि इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो था आरबीआई का, वो क्यों एग्जिस्टेंस में आया और उसकी क्या क्या रिकमेंडेशंस रही। सॉरी, तो सबसे पहले
सबसे पहले जो आया वो था, उन लोगों ने एक चीज नोटिस की कि लो बैलेंस शीट ऑफ बैंक्स, जो बैंक्स हैं वो इतनी ज्यादा मतलब इंडिपेंडेंस को इतना ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है, हमारी जीडीपी इकोनॉमी तक कवर कर गई है, बट अभी तक उसका जो पार्ट है बैंकिंग सेक्टर वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी अभी भी पीछे चल रही थी। इसके अलावा इनएडुकेट क्रेडिट फ्लो टू प्राइवेट सेक्टर, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जो था, जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स थे उनमें अभी भी क्रेडिट फ्लो बहुत ज्यादा कम चल रहा था, जस्ट बिकॉज मैंने बताया फैमिली ट्रेडिशन था कि फैमिलीज इन्वॉल्व होती थी, ये तो पुरानी ही ट्रेडिशन है। इसके अलावा अनेबल टू मीट क्रेडिट डिमांड ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी, अब जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करने लग गई, बट जो हमारा जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर था वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा था इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, उसके पास अभी भी इतनी अच्छी क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं थी। नीड टू ब्लोस्टर द एंटायर सिस्टम, अब यहाँ पे क्या आता था कि देयर इज ओनली वन इंडियन बैंक इन द टॉप 100 बैंक्स ग्लोबली बाय साइज, अब यहाँ पे जो था वो बैंक्स जो थे वो इतने छोटे थे अपने साइजेस का, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टाफ, इन टर्म्स ऑफ उनके जो मतलब जो बोरिंग्स आती थी, ये जो कुछ भी उनके अंदर इन्वेस्टमेंट होता था वो इतना छोटा था कि वो किसी एक पर्टिकुलर नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते थे। और हम बात करें तो वो ग्लोबल इन साइज नहीं थे, यानी जैसे कि अभी अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया या एक्सिस बैंक, वो कहीं ना कहीं ग्लोबली अवेलेबल होगा आपको कहीं ना कहीं, जैसे एक्सिस बैंक कनाडा और यूके में अवेलेबल है, बट जो उस टाइम होता था, उस टाइम बैंक्स जो थे वो ग्लोबली अवेलेबल नहीं हो पाते थे, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा पीछे रह गए थे उस टाइम में, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो थी वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाती। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक है उसके अपने ही कुछ ना कुछ मेरिट्स भी हैं, बट मेन प्रॉब्लम यही थी कि हमारे बैंक्स ग्रो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी काफी पीछे चल रही थी। अब IWG ने रिकमेंडेशंस क्या की, उन्होंने यही रिकमेंडेशन किया कि जो लार्ज कॉर्पोरेट और ये जो फील्ड्स है, इन house may be allowed as a promoters of the bank only after necessary amendment of the banking regulation act 1949। अब जो IWG की रिकमेंडेशन थी उनकी ये थी कि जितने भी बड़े बड़े, फॉर एग्जांपल अगर अभी हम प्रेजेंटली की बात करें तो टाटा बिरला हो गए, ठीक है, अंबानी हो गए, अंडानीज हो गए, तो आप इन लोगों को इन्वॉल्व करो, इनको बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व करो, इनको प्रमोटर्स बना दो बैंक का, जैसे हर कंपनी के MD होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, इस तरीके से उनको बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रमोटर्स बनवा दो। तो ये उनकी पहली रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा उनकी ये रिकमेंडेशन थी कि जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज थी उनका जो एसेट साइज है एटलीस्ट उनको इंक्रीज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक्स में भी इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तभी आगे नहीं बढ़ पा रहे, जब तक उनके पास पैसा नहीं होगा वो कैसे आगे लोन पास करेंगे इकोनॉमी में, तो ये टर्म्स थी। इसके अलावा फॉर पेमेंट बैंक्स, जो पेमेंट बैंक्स थी इंटेंडेड टू कन्वर्ट अ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रिकॉर्ड ऑफ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड द पेमेंट बैंक। अब जो पेमेंट बैंक्स थी, पेमेंट बैंक्स कौन सी होती है, वो बैंक्स जिनके मोस्टली क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स मतलब क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, तो उन पेमेंट्स बैंक को भी हमें जरूरत थी कि हम उनको स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स में कन्वर्ट कर सके, ताकि उनको एक प्रॉपर बैंक, अगर हम उनको एज अ प्रॉपर बैंक ट्रीट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बोलने में ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, बट जो प्रैक्टिकल लाइफ में होगा वो कम होगा। बट अगर हम उनको डायरेक्ट फाइनेंस बैंक की अगर हम टैग दे देंगे तो कहीं ना कहीं वो एक सेपरेट कॉलम में रहेगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमें बोलने में बहुत छोटी लगती है, बट ये इंडिया की जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं तो उनमें बहुत बड़ा असर डालती है। इसके अलावा वाई इज द रिकमेंडेशन टू अलाउ, अब देखो जैसे ही अब IWG ने कर तो दिया कि नहीं भाई हमें कि हमें जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट फील्ड्स के जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना है, बट इस चीज को ना काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये सब हुआ तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े बिग फैमिलीज थी उन्हीं के हाथ में ही पैसा रहने लग गया, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के लोन होता था या उनको कभी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना होता था, तो इसी को अपने कैपिटल सोर्स की तरह यूज करने लग गए। तो हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोरिकली RBI हैज बीन द व्यू that the ideal ownership status of the bank should promote a balance between efficiency, equity and financial stability। अब जो RBI का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें जो है एफिशिएंसी, इक्विटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तीनों में एक बैलेंस बिठाना है। अब predominantly government owned banking system tends to be more financially stable because of trust in the government। अब जो गवर्नमेंट ऑन बैंकिंग सेक्टर था स्टिल आज भी उनको ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो कहीं ना कहीं RBI के अंडर आता है और RBI किसी बैंक को डूबने नहीं देता, बट स्टिल जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड बैंक है उनको आज भी काफी ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है। मोreover even in private bank ownership past regulation have preferred it to be a well diversified
as it has a single owner has too much stake. अब जब प्राइवेट ओनरशिप की आती है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कोई सिंगल ओनर ना हो, क्योंकि सिंगल ओनर हो गया तो कहीं ना कहीं वहां पे मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाएगी बैंक के अंदर ही मैनेजमेंट पे। तो यही सब बात थी कि सबसे बड़ी बात क्या थी कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे थे लार्ज कॉर्पोरेट्स के, जब लोग ओनर्स जो थे वो प्रमोटर्स, एक बैंक प्रमोटर्स की तरह बन के इन बैंक्स में आ गए थे। तो बहुत सारी फैक्टर्स थे जो उसको इफेक्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मोनोपोली क्रिएट हो जाना, जो बैंक के अंदर जो पैसा आता था उसको सब उन्हीं फर्म्स या कॉर्पोरेट फील्ड्स की फर्म्स के लिए यूज किया जाता था। इसके अलावा उस जो सोर्सेज थे उनको इकोनॉमी में इंजेक्ट ज्यादा नहीं करा जाता। अब अगर हम बात करें कि इन सब को अगर हम एक साथ कनेक्ट करें, एक मैट्रिक्स क्रिएट करें तो क्या बनेगी, तो सिंपल यही बनेगी, द इंडियन इकोनॉमी स्पेशली द प्राइवेट सेक्टर नीड्स मनी क्रेडिट टू ग्रो। ऑब्वियसली चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे कोई भी हो, पूरी इकोनॉमी को एक ग्रोथ की जरूरत है। Far from being able to extend credit, the government-owned banks are struggling to contain their non-performing assets. अब आजकल के टाइम में क्या हुआ है कि हम क्रेडिट कहाँ से क्रिएट करें जब तक हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट फाइनेंसेस वर ऑलरेडी स्टेन्ड बिफोर द कोविड क्राइसिस। अब जो गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस थे वो तो ऑलरेडी ही गए हुए थे, जो हमारा जो क्या कहा जाता है राज्य कोष, आप इसको राजकीय कोष बोल ले, तो जो गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस थे वो तो ऑलरेडी लूट चुके थे बिफोर कोविड, और कोविड के बाद तो और ज्यादा हालत बदतर हो ही चुकी है। और जो लार्ज कॉर्पोरेट्स थी वो तो अपने ही पॉकेट्स फिल करने में लगी रहती है, तो बैंकिंग सेक्टर का तो कोई सोचता ही नहीं है। तो अब कंक्लूजन यही निकलता है, the dangers posed to overall financial stability by letting industrial houses have access to relatively inexpensive capital in the form of household saving through banks, however legally regulated, are far too great to risk at the order of liberalization of ownership norms. अब यहाँ पे डेंजर यही है कि जो बड़ी फर्म्स आती हैं वो आ तो जाती है बट वो इनएक्सपेंसिव कैपिटल के लालच में आती है कि इसके थ्रू हमारा हम जो है एक कैपिटल एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे इन इनएक्सपेंसिव वे। बल्कि जो हमारा बट हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए, हमें ये फोकस करना चाहिए कि लिबरलाइजेशन के बाद जो ओनरशिप नॉर्म्स है उन पे फोकस करना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें उन बैंक्स में किसी एक इंसान की मोनोपोली क्रिएट हो जाए। इट्स बेटर कि वो बैंकिंग सेक्टर एक पब्लिक फॉर्म में ही रहे। तो ये आज की क्लास मुझे पता है काफी ज्यादा मिक्स्ड एंड मैच थी और काफी टफ टॉपिक था, बट स्टिल मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट। और ये आज का जो सोर्स है, इसका सोर्स ये दृष्टिया आईएएस की जो ब्लॉग साइट है वहां से है। आपको अगर ज्यादा पढ़ना हो तो आप वहां पे जाके और पढ़ सकते हो। ये मैंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स थे जो वहां से उठाए थे जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे थे। होप आपको पसंद आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट हो आप सीधा कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।